आदित्य, क्या कुछ जानकारियां, आप क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ बिल्कुल देखिए जो बजट आया हुआ है इसमें शेयर बाजार काफ़ी निराश दिख रहा है, उसमें बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो एमएसएमई पर जोर दिया गया है और बायो फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर भी जोर दिया गया है। तो ये एक तरह से जो हमारे यहाँ पर गेस्ट बैठे हुए हैं, जो स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, जी। उन सभी का अपना ये कहना है कि एक दीर्घकालीन बजट है, इसके दूरगामी परिणाम आएंगे। हम इस समय पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर भी जितने भी उद्योगपति हैं या एक्सपर्ट हैं इकोनॉमिक मामलों के, उन सभी का कहना है कि ये एक संतुलित बजट है और ये एक लंबे प्रायोजन वाला बजट है, विकसित भारत को देखने वाला बजट है। उस लिहाज से देखेंगे तो बजट में बहुत कुछ है, जिसमें छोटे मोटे जब एमएसएमई जो कुटीर उद्योग है, मध्यम उद्योग है, जब ये बढ़ेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। 10,000 करोड़ जो ये फार्मा के लिए अलॉट किया गया है, इसमें आप ये समझिए 2.5 लाख जो है प्रोफेशनल्स तैयार होंगे, जिसमें से 1 लाख आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे और उनको उनके सहयोगी होंगे 1.5 लाख के करीबन। तो इस तरह से अगर हम देखें और सारी चाहे वो हम चिप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में देखें तो उसमें भी 40,000 करोड़ बिल्कुल का आदित्य, देखिए कई बजट सारी का प्रोविजन अनाउंसमेंट हुई रखा है। गया हम है। जरा जनता के तो पास देवनाथ भी मौजूद हैं, आदित्य उनका भी रुख कर लेते जी। हैं। जनता जनार्दन की किस तरह की प्रतिक्रिया बजट पेश होने के बाद सामने आ रही है, देवनाथ? और बिल्कुल जो बजट पेश हुआ उसमें एआई के जरिए खेती की बात की जा रही है, एआई के जरिए चैट बॉक्स बनाने की बात हो रही है। अब इन्हीं किसानों से पूछ लेते हैं इससे क्या बदलेगा, जीवन में क्या बदलेगा इनके। सर ये बताइए, जरा आ जाइए। अभी निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसमें वो ये कह रही हैं एआई स्थापित होगा, अब एआई के जरिए खेती होगी, एआई के जरिए आपकी समस्याओं का समाधान हो गया। आपकी उम्मीदों पे बजट है या कुछ ऐसे ही? देखो, एआई की जहाँ तक बात है, एआई में तो जो है, जो ये वैज्ञानिक हमारे जो है ITIN है, ये भी उसे खतरा बता रहे हैं। हम तो किसान हैं, हम तो बेपढ़े हैं, तो हमारे लिए क्या फायदेमंद होगा। ठीक है, अब तुरंत आऊंगा, तुरंत कुछ और लोगों से बात कर लेंगे। ये बताइए, आप बताइए, आप इधर आ जाइए। आपको लगता है एआई से सब मामला फिट हो जाएगा या कुछ और चाहते थे आप? हम एआई से तो कुछ भी नहीं होगा। हम चाहते हैं किसान की आय बढ़े और हमें जो जरूरत की चीज है, जैसे हमारा किसान बच्चे हैं, शिक्षा, चिकित्सा। वो कह तो रहे ना चैट बॉक्स में आप जान पाएंगे कि कैसे खेती होती है, कैसे नहीं होती। आपको आता नहीं क्या? अरे किसान को खेती सिखाएंगे अभी। किसान को खेती सिखाएंगे। के पास आए, किसान को खेती सिखाएंगे, एआई सिखाएगा। किसी मिस्त्री से हम नू कह लगे, जो राज मिस्त्री है उससे हम नू कह लगे कि तू इसका न्यार करियो, न्यार करेगा या मिस्त्री की ईंट लगाएगा। ये हमें नई बात सिखा रही है। ठीक है, जरा इधर देखिए। देवनाथ के पास वापस जाएंगे। नीरज जी हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज जी, आप बात कर रहे थे बजट से पहले, पेश होने से पहले, कि फिस्कल डेफिसिट अगर जरा सा भी कम होता है तो मैं देखना चाहूंगा, सरकार बोल भी रही है, वो हमारे लिए पॉजिटिव होगा। तो वो तो दिख रहा है यहाँ पे, चाहे थोड़ा सा ही सही। आपका रिएक्शन? आप म्यूट पे हैं, प्लीज ऑडियो ऑन कर लीजिए। नीरज जी, आपकी आवाज। 51 लाख करोड़ का बजट था लास्ट ईयर का, इस साल है 53.5 लाख करोड़, यानी 2.5 लाख करोड़ आपने बढ़ा के दिया है। ग्रॉस बोरोइंग आपकी 17.5 लाख करोड़ हो रही है, यानी आप इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं। तो आपके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे है नहीं, और वो भी आप इतना करने के बावजूद आप अपना 4.3 का टारगेट लेके आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, जो कि 4.4 था इस साल। तो ये एक नंबर आपने बचाने के लिए बाकी कहीं कोई नहीं किया है। जैसे डिफेंस की भी हम चर्चा करते हैं, मेरे पास पूरा डिटेल नंबर है, 3% की इंक्रीमेंटल राइज हुई है उसमें। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी जो लिमिटेशंस हैं, आपने उसके अंदर जो करने की कोशिश की है उसमें थोड़ा 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 सबको दे दो। इस बजट में कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें बहुत ओवरवेमली बात की जाए। और दूसरा, जो शेयर मार्केट की बात लोग कह रहे हैं कि शेयर मार्केट वाले दुखी हैं, देखिए शेयर मार्केट कैपिटल फॉर्मेशन करता है इस देश में, उसको इस तरह से इग्नोर करके आप नहीं चल सकते। आपने बाईबैक पे टैक्स को रेशनलाइज किया, लेकिन प्रमोटर के ऊपर 22% ठोक दिया। तो ये जो तरीके हैं ना मैनेज करने के, मुझे लगता है कि वो बहुत पॉजिटिव या बहुत फ्रूटफुल नहीं होने वाले हैं। केवल 4.3% का टारगेट लेकर के आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपके ऊपर अभी टैरिफ का इशू बना हुआ है, कब डील होगी पता नहीं है। तो ग्रोथ कहाँ से आएगी, नॉमिनल जीडीपी कहाँ से क्रिएट होगी, मुझे ये कोई समझाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बजट में मुझे कुछ लगा है। हमने तो सुबह ही कहा था आपसे कि बजट से किसी को कोई उम्मीद नहीं है, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। केवल उम्मीद ये थी कि आप अगर नहीं कैपिटल गेन्स में कुछ कर रहे तो उसको टच मत करिए। आपने एससीटी बढ़ा दिया, अब लीजिए मार्केट में रिएक्शन हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन करिए आप। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस बजट में कुछ भी ऐसा नहीं किया सरकार ने जिसको लेकर के बहुत खुश हुआ जाए। ये एक सामान्य, जैसे कि अपने घर का खर्चे की लॉन्ड्री लिस्ट आप बताते हैं,
आपने बता दिया। अब एआई चैट बॉक्स से जो अभी किसान भाई कह रहे थे हमारे, क्या मतलब कितने किसान एआई चैट बॉक्स से किसान सीखेंगे कि आलू की कौन सी उन्नत किस्म की बीज लगाए जाएं। अब ये सब चीजें ना एक फॉर्मेटिव हो सकती है कि हम विकसित भारत बन जाएंगे 2047 में, लेकिन कल क्या होगा इस पर मैं रोकना चाहूंगा नीरज जी आपको, have क्योंकि been given in the northeast, a lot of waterways have been given in the northeast, so it's a budget which has given a huge amount of impetus to the northeast, and for that I'm thankful to the finance minister. तो देखिए तमाम लोग बजट को अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन जहां सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि बजट बहुत संतुलित है और जो फ्यूचर है, भविष्य है, उसको देखकर बजट बनाया गया। हमारे साथ एक मेहमान डॉक्टर निशिकांत दुबे कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। विश्व की चौथी आर्थिक अर्थव्यवस्था है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा एक लक्ष्य है कि विकसित भारत 2047 हो। उसमें जो सबसे बड़ा टारगेट है सरकार के पास, वो टारगेट है कि बिजनेस को बढ़ाया जाए और जो आम लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, उनको सुविधा दी जाए। और यदि पूरे सेकेंड पार्ट को यदि आप देखेंगे तो उसमें जो नया इनिशिएटिव है पूरी दुनिया का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, आईटी का है, जो कि ITA 196 में जब कांग्रेस ने साइन किया था चिदम्बरम के नेतृत्व में, जब यूपीए की सरकार थी, समर्थित सरकार थी, तो हमने जो है 0% कस्टम ड्यूटी लगा दिया था, जिसके कारण सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब खत्म हो गया। अमेरिका का जो सिलिकॉन वैली इसी कारण से डेवलप हो पाया। इस पूरे बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ावा देना है, इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे बढ़ावा देना है, कस्टम ड्यूटी को कैसे कम करना है, और उसके साथ साथ आम लोगों के लिए आप समझिए कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कैसे अपग्रेड करना है, नर्सिंग को कैसे करना है, स्किलिंग को कैसे करना है। और जो बजट है लगभग 12.5 लाख करोड़ का है। इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि आप देखें, निशिकांत दुबे को आप लोगों ने सुना, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सबकी आ रही है। हमारे साथ एक मेहमान और जुड़े, मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर राजन कोचर जुड़े हैं, मैं उनसे बातचीत कर लूं। डॉक्टर राजन कोचर जी, आपको क्या लगता है जो जियो पॉलिटिकल इस वक्त अभी चल रहा है वर्ल्ड में, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं जो परिस्थितियां हैं, उसमें बहुत उम्मीद थी कि शायद डिफेंस सेक्टर में कुछ बजट की संभावनाएं बढ़ाई जा सकती है, यहां आपको क्या लग रहा है इस बजट से? देखिए, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मैं आपको बताऊं तो 21% इंक्रीज हुआ है डिफेंस बजट में, बट इन रियल टर्म्स अगर हम उसको देखें, ये 21% में अगर आप 7% रुपी का जो आपका डेप्रिसिएशन आप इसमें अकाउंट फॉर करें और 2 से 3% इन्फ्लेशन आप निकाल दें तो 10% आपका इसमें वाइप आउट हो जाए। सो बेसिकली आई वाज एक्सपेक्टिंग, बिकॉज अभी जो थ्रेट परसेप्शन और आपने जो पॉलिटिक्स की बात करी है, तो ये उस हिसाब से जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर पे मैं आऊँगा, बिकॉज मैं इसको रेवेन्यू वगैरह को मैं वो प्रैक्टिकली एक्चुअली सेम रहता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका 2% बढ़ा है, तो ये अगर आपको मेजर अगर आपको अपनी फौज को ओवरऑल करना है, आपने भैरव बटालियंस आपने बनाई है, रुद्र ब्रिगेड आपने बनाया, आप उनको सोफिस्टिकेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स अगर देना चाहते हैं तो आपके पास खाली 2% इंक्रीज हुआ है, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड होते हैं प्रोजेक्ट्स। लाइक अगर आपने पिछले साल या आपने पिछले साल अगर आपने सप्लाई ऑर्डर्स प्लेस। शशि थरूर कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। कहाँ आएगी, हमारे केरला में चाहिए हमें, हमारे तो बहुत लंबी ट्रेडिशन आयुर्वेदा की, लेकिन केरला का नाम नहीं सुना। फिशर कोकोनट तो शायद केरला ही हो सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में भारत का सबसे ज़्यादा बड़ा केरला कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट तो केरला ही है, तो वो तो होना चाहिए। वैसे भी फिशरीज में हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन जब शिप रिपेयर के बारे में बोला और वाराणसी और पटना के बारे में बोला, केरला के बारे में कुछ नहीं सुन सका, तो ये सब हमें ज़रा सा आश्चर्यजनक है। लेकिन ये भी कहूँ कि शायद डिटेल्स बजट डॉक्यूमेंट में होंगे, पढ़ा नहीं, अब तक सिर्फ भाषण सुने हैं। भाषण में तो बहुत कम डिटेल्स है जो हमें ज़रूरी है। चलिए, शशि थरूर साहब हमारे साथ हैं। तो शशि थरूर कह रहे हैं कोकोनट को लेकर कि केरल को लेकर कहाँ है, बहुत भारत का रास्ता स्पष्ट करता है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां टेक्नोलॉजी, जहां किसानों के लिए, दिव्यांगों के लिए, आयुर्वेद के लिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए
बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत और तेज गति से आगे बढ़ाया है। मैं अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, निर्मला जी का। ये विकासशील बजट है और देश की प्रगति को और आगे बढ़ाएगा। मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत फोकस किया गया है। बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग पर, और जो नए नए पूरे आइटम का इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मोबाइल फोन, बाकी चिप्स, और इसके अलावे जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे लिए है ना देश के लिए है। तो खैर वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट से इतर हमें जो लोग इकोनॉमिक्स को समझते हैं, जो मार्केट को समझते हैं, जो इसके बारे में लगातार बात करते हैं, वो एक सही पर्सपेक्टिव बता सकते हैं कि ये बजट तात्कालिक या फौरी तौर पे हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट करने वाला नहीं हो सकता है सरकार ने जो प्लान किया है वो 2047 को रख के किया हो। तो वो एक्चुअल तस्वीर क्या है वो जरूरी नहीं है कि एक ही मिनट में, क्योंकि अभी आपने सुना, शशि थरूर भी कह रहे थे कि अभी जो बजट सुना उसमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और सच भी है कि बजट जितना बड़ा होता है 1.5 घंटे में उसको सम अप करके एक एक बारीकी को आप बताते नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है, एक एक चीज आपको सामने आएगी। अखिलेश यादव कुछ कह रहे कहीं नहीं भर सकते ये बजट, गरीब का पेट नहीं भर सकता। नौकरी रोजगार दिए नहीं, नौकरी रोजगार कहाँ दिए? अभी भी बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है। सपने दिखाने वाला बजट है। वाराणसी में शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कही गई वाराणसी। आपको याद होगा जो शिप निकला था बनारस में, बिहार में जाकर के रुक गया था। उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या गंगा की सफाई हो गई? क्या डिसिल्ट कर लिया आपने? और फिर केवल गंगा का नहीं, वाराणसी में ये बताइए आप कि जो हमारा बहुत पुराना धार्मिक स्थान, पुराने से भी पुराना धार्मिक, उसका हाल क्या कर दिया है बीजेपी ने? अखिलेश जी, टैरिफ वॉर के बाद पहला बजट था, टैरिफ जिस प्रकार से लगा था, क्या कहेंगे अखिलेश सर टैरिफ के बाद पहला बजट था? देखिए, शेयर की बातें हम कम समझ पाते हैं, लेकिन बीजेपी 5% लोगों के लिए बजट बनाती है और शेयर का मसला उन्हीं 5% लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर वो निराश हैं और किसान की समझ से बाहर है, सोचिए किसान अपनी पैदावार के लिए क्या दे। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ, आलू के लिए क्या किया इस सरकार ने? आलू के किसानों की पैदावार को बढ़ा करके, या पैदावार आ गई, आलू के लिए क्या कर रही सरकार? क्या उनको सही रेट पे खरीदेगी? क्या आय दोगुनी हो गई? अभी धान की फसल, क्या धान की कीमत दे पाई है? सरसों की फसल तैयार है, क्या सरसों की तैयारी कर ली इन्होंने? जब आप विदेश का तेल मंगाओगे खाने के लिए, क्या उम्मीद करोगे आपके किसानों को कीमत मिलेगी? ये केवल 5% लोगों के लिए बजट बनाते हैं, बाकी सब कहीं जाएं, और फिर बजट आपके लिए और बनाते हैं, आपके लिए प्रचार के लिए बजट बनाते हैं। एक मिनट जाइए, आपके प्रचार के लिए बजट बनाते हैं। देखिए, अभी इस साल कोई मेजर चुनाव नहीं है, सिर्फ आपका तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल का चुनाव है। तो ध्यान में रखते हुए उन्होंने देखो मेजर एलोकेशन किया है कोकोनट प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग पे, कोको प्रोसेसिंग पे किया है, इसके अलावा कैशू प्रोसेसिंग पे। अगर 2 ही राज्य हैं जहाँ पे कोकोनट का प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा होता है तो वो तमिलनाडु और केरला में होता है। सबसे ज़्यादा अगर कैशू की प्रोसेसिंग होती है तो केरला में होती है, और कोको की प्रोसेसिंग तमिलनाडु और केरला में काफ़ी सारी है, क्योंकि वो कॉफ़ी वहाँ पे सबसे ज़्यादा उगती है। तो वो ध्यान में रखते हुए उन्होंने चुनावी थोड़ा सा जो लॉलीपॉप एक देना होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को, उसको भी किसानों को ध्यान में रखते हुए, वहाँ के किसानों को ध्यान में रखते हुए एक एलोकेशन किया है। और जब तक बजट का अगर देखा जाए तो फोकस ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज पे था किसानों के लिए। मेरे हिसाब से अपना जो फोकस है अभी देश का, जो आगे भविष्य को ध्यान में रखते हुए अन्नदाताओं को निर्यात दाता बनाने की एक पहल की है, जिसको फाइन प्रिंट समझना पड़ेगा। ये जनरल आदमी को समझ में नहीं आएगा, ये तो जब ऑन ग्राउंड जब इन्वेस्टमेंट्स होंगे कोल्ड स्टोरेज में तभी इसका फायदा होके आएगा। नहीं, जो चीजें अभी होकर आई हैं, कहा यह जा रहा था, पहले कहा था कि एक्सप्रेस बजट है, मेरी जी एक्सप्रेस बजट है, एक्सप्रेस कहीं से नजर आ रहा है? नहीं, वो रिफॉर्म बजट उसको कहो कि बहुत सारे जगहों पे यही था कि ये बजट रिफॉर्म। और देखो सरकार का अनूप क्या है कि पिछले कुछ दिनों से सरकार को अगर आप सुने तो बार बार एक ही चीज का जिक्र हो रहा है, वो है 2047 की 2047 के विकसित लक्ष्य वही है जी। तो इसीलिए कोई भी काम जो आज के डेट में सरकार कर रही है या करने की कोशिश कर रही है, उसका एजेंडा शॉर्ट टर्म कम और लॉन्ग टर्म ज्यादा है। यानी अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो की बात कर रहा हूँ, पांडे साहब यहाँ पे हैं, आज के डेट में स्वदेशी पे जितना जोर है, क्या आपने सर अपने 40 साल के करियर में, 45 साल के करियर जो आपने देखा, क्या इससे पहले स्वदेशी पे इतना जोर था? सच तो है कि नहीं था, और
स्पेशली डिफेंस के अंदर हम लोग बाहर से ज़्यादा सामान खरीदते थे क्योंकि वो आसान था, हमारे पास इकोसिस्टम। चैलेंज वही है कि हर एक आदमी आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो चाहता है मुझे आज क्या मिलेगा, जबकि वो मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत है, बट ठीक है, मगर अगर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक फोकस नहीं रखेंगे तो फिर ये जो आज आपके पास में है ये आपको कल भी नहीं मिलेगा। तो आप ये 2-3 चीज़ें देखिए जो एसेंस जो निकल के आता है, एक प्रोफेशनल टैलेंट को जो नर्चर करने की बात हो रही है थ्रू एजुकेशन सिस्टम, स्किल डेवलपमेंट, जिसके अंदर एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो फोकस किया जा रहा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको ही एक पुराने तरीके से स्किलिंग करते रहेंगे तो जो आगे आने वाला समय है जिसके अंदर एआई और ये क्वांटम टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग सिस्टम्स हैं, अगर आप उसके लिए तैयार नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम एक उसकी तरफ इन्वेस्टमेंट करें। और ये स्टेट अवे 40,000 करोड़ जो उन्होंने डाला है टूवर्ड्स चिप मैन्युफैक्चरिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हम दुनिया से अनलॉक होकर के एक तरीके से सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, क्योंकि आज एक भी चिप, आपकी कैमरों के अंदर जो चिप है इसके अंदर चाइनीज़ अगर माल है तो यहाँ से क्या रिले हो रहा है वो उधर जाता है। तो जो पूरी सिक्योरिटी और जो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, कंट्रोल का मामला है, वो इसके लिए बड़ा जरूरी है। तो इन्होंने मेरे ख्याल से एक बड़ा लॉन्ग टर्म फोकस रखा हुआ है और बड़ा क्लियरली। और प्लीज़ अंडरस्टैंड, एक हमारे फोर्सेस की रिक्वायरमेंट रही है कि अबाउट फ्रॉम ये 20% से लेकर के हम 30-35% के आसपास जो हमारा डिफेंस का बजट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ हो। तो ज़्यादातर क्या होता है कि रेवेन्यू और पेंशन के ऊपर जो जंप होता है वो परसेंटेज चढ़ता रहता है, बट दिस टाइम जब ये 21% जंप दिया है उन्होंने डिफेंस के अंदर, उसमें जो ज़्यादा फोकस है वो डिफेंस कैपेक्स के ऊपर है। तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, उस कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ में जो एक इकोसिस्टम निकलता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम उस पैसे को ऐसे एक डिफेंस की तरफ ना देखें, बट हम इकोसिस्टम जो एक तैयार होगा, जो एक जॉब्स की तरफ, एक जो कहते हैं एक हर एक आदमी के पास पैसा एक्सपेंडिचर के लिए आएगा, रोजगार आएगा, और उस रोजगार से फिर आगे की जो एक्सपेंडिचर होती है वो चलती है। मतलब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।